ऑलराइट जी, वेलकम यू ऑल टू लॉन्च पैड IAS। सबसे पहले माफ़ी कि आपकी इस बार की योजना मैगज़ीन जो है वो लेट हो गई है। सो मार्च की मैगज़ीन है ये, बट एनीवे आई मेक श्योर कि जो अगली मैगज़ीन है वो बहुत जल्दी उसके समरी आपको मैं टेलीकास्ट कर दूंगा। तो उसके लिए मत घबराइएगा, विल बी डूइंग दिस रेगुलरली एंड बिना डिले के। सो योजना मैगजीन एनालिसिस मार्च 2025 में आप सभी का स्वागत है। यूनियन बजट के ऊपर ये योजना मैगजीन है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट योजना मैगजीन। किस संदर्भ में मैं आपको ये बात कह रहा हूँ कि एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो यूनियन बजट से ज़रूर आते हैं। यूनियन बजट में फोकस किया गया है इस योजना मैगजीन में, और उसमें भी उन चीज़ों के ऊपर जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। किस एंगल से मैं कह रहा हूँ आपको कि जिसके ऊपर सरकार का ज़्यादा फोकस रहता है, एंड देन यही चीज़ें एग्जाम में क्वेश्चन बन के आपको मिलती हैं। सो व्हाई नॉट टू गिव इट अ स्ट्रेस राइट नाउ। सो रोड मैप फॉर विकसित भारत 2027, सॉरी 2047, रोड मैप फॉर विकसित भारत 2047। ओके, नाउ इंडिया की जो जर्नी है बिकमिंग अ डेवलप्ड नेशन बाय 2047, तो अब यहाँ से आपको क्या पता लग रहा है कि हमने डेवलप्ड नेशन बनना है बाय 2047। तो इसलिए बोला गया ना रोड मैप फॉर विकसित भारत 2047। सो इट इज ड्रिवन बाय व्हाट? इट इज ड्रिवन बाय इकोनॉमिक, डेमोग्राफिक एंड जियोपॉलिटिकल रियलिटीज। तो ये सारी रियलिटीज कंबाइन करके हम देख पाएंगे कि हम विकसित भारत बनेंगे या नहीं बनेंगे 2047 तक। 1991 रिफॉर्म्स की बात करें तो उसने क्या किया, हमारी फाउंडेशन बना दी थी इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। लेकिन अब समय आ गया है कि हम उसको अच्छे से क्या करें, रीप करें। इसमें गवर्नमेंट ने भी बहुत कुछ किया है। डीरेगुलराइजेशन सबसे पहला कदम इन्होंने जो उठाया इस बार, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू के अगर हम रेड टेपिज्म को कम करते हैं, डीरेगुलराइज करते हैं चीज़ों को, तो उसमें क्या हमें मिलता है, कंपिटिटिवनेस मिलती है बिजनेस एनवायरनमेंट में, मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेंथ होती है, फिर वो क्रिएट करती हैं जॉब्स, एंड देन एनर्जी सिक्योरिटी सपोर्ट सस्टेन्ड ग्रोथ। तो सारा होलिस्टिक एफर्ट किया जा रहा है सरकार की तरफ से भी, ताकि क्या किया जा सके, हम डेवलप्ड हो पाए। तो अब देखते हैं डी रेगुलेशन फॉर द ग्रोथ। As illustrated earlier, क्या deregulation has been a pivotal force in shaping India's economic landscape. I have already explained you कि deregulation का मतलब क्या है कि हमने deregularize करना शुरू कर दिया, कि जो गवर्नमेंट का कंट्रोल था, गवर्नमेंट क्या चाहती है कि धीरे धीरे मैं उस कंट्रोल से बाहर निकलूं। जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी भी कहते थे क्या, मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। सो गवर्नेंस जो है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस होना चाहिए, गवर्नमेंट के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस नहीं होना चाहिए। तो ये योजना मैगजीन भी इन्हीं चीज़ों के ऊपर बात कर रही है कि डीरेगुलराइजेशन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। शुरू कहाँ से हुई? 1991 के जो हमारे लैंडमार्क रिफॉर्म्स थे विद रिस्पेक्ट टू LPG, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड द प्राइवेटाइजेशन, वहाँ से इसकी शुरुआत होती है। एंड उसके बाद भी आपको बहुत सारी डिसइन्वेस्टमेंट्स देखने को मिलती हैं, जहाँ पर सरकार ने काफ़ी कुछ अपना भी छोड़ा। व्हेन इट कम्स टू रेड टेपिज्म, उसमें भी सरकार ने बहुत कुछ किया। अगर रेगुलेशन की बात है तो उसमें भी सरकार ने काफ़ी एफर्ट डाले, ताकि ऐसा ना लगे कि लाइसेंस राज आज भी चल रहा है। सो 2014 से ही सेवरल बिग टिकट आइटम्स हैव बीन रिफॉर्म्ड, इंक्लूडिंग व्हाट, रेशनलाइजिंग ओवर 20,000 कंप्लाइंसेस में ही बंदा फंस जाता है। देन डीक्रिमिनलाइजिंग एंड रिमूविंग सिंप्लीफाइंग पेनाल्टीज इन 300 लॉज, जो मैंने इसके ऊपर भी योजना कवर की थी। एंड इंसेंटिवाइजिंग बिजनेस बाय एक्सटेंडिंग यूनिक बेनिफिट्स टू की सेक्टर्स एंड द क्लस्टर। तो जहां जहां हम फोकस देना चाह रहे हैं उनको तो एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया ही गया। उसके अलावा और भी बहुत से रिफॉर्म्स किए गए, जैसे कि रिमूव करना या डीक्रिमिनलाइज करना काफ़ी सारे लॉज को जो अननेसेसरीली हेसल क्रिएट करते थे, अननेसेसरीली प्रॉब्लम क्रिएट करते थे। देन नेक्स्ट इज योर डीरेगुलाइजेशन इज अ क्रिटिकल एनेबलर ऑफ सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, fostering an environment where business can thrive, investments can flow freely, firms can enter or exit the market easily, and job creation can accelerate. आई होप यहाँ तक आपको ये चीज़ समझ आई। वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, डी रेगुलेशन इज अ क्रिटिकल एनेबलर ऑफ सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। जो डी रेगुलेशन है, इट इज अ क्रिटिकल एनेबलर किस चीज का? सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर आप इकोनॉमिक ग्रोथ चाहते हैं सस्टेन्ड, तो रिलाई किस पे किया जा रहा है? मेनली मार्केट के ऊपर रिलाई किया जा रहा है, कि जो इनविजिबल हैंड है वो सारी चीज़ों को क्या करता है, संभाल लेता है। गवर्नमेंट को गवर्नमेंट ही नहीं रहना चाहिए, उसको गवर्नेंस के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए।
सो डीरेगुलेशन हैज वर्कड इन द पास्ट ऑल्सो। तो बात डीरेगुलेशन के ऊपर हो रही है कि डीरेगुलेशन ने कैसे हेल्प किया इंडियन इकोनॉमी को ग्रो करने में। सो आगे भी डीरेगुलेशन ही हेल्प करेगी इन द पास्ट एंड एड्रेसिंग द नट्स एंड बोल्ट्स ऑफ द इंडियाज रेगुलेटरी एनवायरमेंट, एंड इट वाज वेरी मच इंपेरेटिव फॉर द सस्टेनिंग ग्रोथ जो इंडिया कर रहा था। अब चैप्टर 7 अगर इकोनॉमिक सर्वे की बात करें, उसने सपोर्ट किया इस हाइपोथेसिस को। कैसे? एज इट स्टेट्स विद हायर स्टेट्स विद हायर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो ज़्यादा स्टेट्स, आई मीन टू से वो स्टेट्स जो ज़्यादा स्कोर कर रहे हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, उन्होंने बहुत ज़्यादा तरक्की हाई लेवल की शो की है इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ में ओवर द पास्ट ईयर। अब इंडस्ट्री तो हमेशा वहीं जाएगी जहाँ पर इंडस्ट्री को सपोर्ट किया जाएगा, जहाँ पर बिजनेस फ्रेंडली लॉज होंगे, जहाँ पर लैंड एक्वायर करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, जहाँ पर रेड टेपिज्म नहीं होगा, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती है, वहाँ की इकोनॉमी भी क्या होती है, स्ट्रांग होती है। एंड यही ट्रेंड हमें इंटरनेशनल एक्सपीरियंसेस में भी देखने को मिलता है, जहाँ से हमें क्या नज़र आता है कि कैसे बाकी कंट्रीज ने भी क्या किया है, ग्रो किया। So for India to able to employ nearly 80 lakh people every year till 2030, so 80 लाख लोगों को हर साल रोजगार चाहिए एटलीस्ट 2030 तक। अभी क्या चल रहा है आपको अच्छे से पता, अभी भी 5 साल 6 साल पड़े हैं, हमें हर साल 80 लाख लोगों को एम्प्लॉय करना है। स्केलिंग मैन्युफैक्चरिंग इज गोइंग टू बी वेरी मच क्रूशियल, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है लार्ज नंबर ऑफ अनस्किल्ड वर्कफोर्स को भी, या फिर सेमी स्किल्ड को भी। स्किल्ड को तो ऑफ कोर्स करता ही है एनीवे। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिकॉग्नाइज्ड द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स पोटेंशियल, नोटेबली कौन सा, माइक्रो मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, जिसके बेस पे हमारी इकोनॉमी भी चलती है, इन रिड्यूसिंग एक्सटर्नल डिपेंडेंसीज एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। सो ये सारा रिफ्लेक्ट होता है होस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग स्पेसिफिक एंड लाइट सेक्टर पॉलिसीज। तो बेसिकली यहाँ पर एमएसएमई के बारे में जिक्र किया जा रहा है। दिस एफिशिएंसी gain is reflected in India's rise in the World Bank Logistic Performance Index। ये देखिए ना, ऐसे क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम्स में भी आ सकते हैं। World Bank Logistic Performance Index climbing from 54th place in 2014 to 38th in 2023। तो क्या है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है वो किसका इंडेक्स है? दिस कैन बी ए क्वेश्चन इन प्रीलिम्स। तो यहाँ आपको साफ साफ पता लग रहा है वर्ल्ड बैंक, एंड वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड रिपोर्ट्स एंड डाइसेस बहुत बार क्वेश्चन भी आ चुका है। इंडिया की रैंकिंग के ऊपर भी आपको आ सकता है क्वेश्चन कि व्हाट इज द इंडियाज रैंकिंग, लास्ट रैंकिंग। So financial year 26 budget further supports manufacturing and MSME through initiatives such as National Manufacturing Mission। तो सारी वो चीज़ें दी गई हैं जिन्होंने मैन्युफैक्चरिंग को हेल्प किया है। आप इसको शॉर्ट्स बना के, आई मीन टू से इसके नोट्स बना के आप क्या कर सकते हैं, इसको लिख भी सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वेरी मच इंपॉर्टेंट, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। ये स्कीम बहुत ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट स्कीम है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो है स्कोर कार्ड अक्रॉस हाई टेक्नोलॉजी सेक्टर शोज एन इंप्रेसिव परफॉर्मेंस। सो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव फॉर white goods has aided in creating a self sufficient complete value chain for air conditioners in India। देखिए बड़ी सिंपल बात है, अगर आप प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव दे रहे हैं कि इफ यू आर प्रोड्यूसिंग, उससे लिंक करके वी आर गोइंग टू इंसेंटिवाइज यू, तो ये एक मोटिवेशन रहती है हमेशा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए। जैसे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स की भी हम बात करें, छोटा काम थोड़ी है, लेकिन हम इसमें भी प्लानिंग कर रहे हैं। 20,000 करोड़ एलोकेट किया गया है R&D के लिए यूनियन बजट 2025-26 में, और टारगेट क्या है, डिजाइन क्या करना है, 5 इंडिजिनियसली डेवलप्ड स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, ताकि मतलब छोटे छोटे न्यूक्लियर प्लांट्स के बारे में बात हो रही है। मैंने फिशन के ऊपर, न्यूक्लियर फिशन के ऊपर वीडियो भी की है, आप वो वीडियो देख के सारी चीज़ें समझ भी सकते हैं। So however, this does not mean that technology intensive growth should be disregarded. Technology intensive industry can and must complement labor intensive sectors rather than replace them entirely। जैसे चैट जीपीटी आ गई या और AI टूल्स आ गए, तो व्हाट आर दे ट्राइंग टू डू, दे ट्राइंग टू थ्रो अवे द वर्कफोर्स जो उनके लिए काम करती है, मतलब उसको ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, ले ऑफ्स करते हैं, फायर करते हैं, एंड किससे काम ले रहे हैं, फिर टेक्नोलॉजी से। तो यहाँ पर क्या स्पेशली मेंशन किया जा रहा है कि उनको डिसरिगार्ड नहीं किया जा रहा जो टेक्नोलॉजी बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं कि आप लेबर इंटेंसिव थोड़े से फिर भी आपको रहना चाहिए ताकि आप भी एम्प्लॉयमेंट में हेल्प कर पाएँ। सो फिस्कल फेडरलिज्म इन इंडिया। नाउ नेक्स्ट
बजट की बात कर रहे हैं, बजट ने फिस्कल फेडरलिज्म के बारे में भी बात की। सो यूनियन बजट 2025-26 प्रेजेंटेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन एम्फसाइजिंग व्हाट, विकसित भारत, डेवलप्ड भारत, कैसे, फिस्कल फेडरलिज्म से। सो फेडरलिज्म क्या होता है, वी ऑल नो दिस, इट इज एक्चुअली शेयरिंग ऑफ पावर्स। क्या है ये, शेयरिंग ऑफ पावर्स। किसके बीच में पावर शेयर हो रही है, बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट। तो दोनों के बीच में पावर शेयर हो रही है, एंड कौन इनको पावर शेयर करवा रहा है, हमारा संविधान। तो ऐसा नहीं है सेंटर दे रही है पावर स्टेट को ना, इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन जो क्या दे रहा है, पावर दे रहा है। दिस इज समथिंग विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। So Union budget for 25-26 presented by Finance Minister Nirmala Sitharaman emphasizes विकसित भारत थ्रू फिस्कल फेडरलिज्म। फिस्कल फेडरलिज्म मतलब अब पैसे में कैसे फेडरल स्ट्रक्चर, कैसे शेयरिंग हो रही है। सो बजट जो है इट इज बिल्ड ऑन द 4 पिलर्स। जो 4 पिलर्स कौन कौन से, एनहांस डेवल्यूशन ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज। एनहांस क्या करना है, डेवल्यूशन ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज, स्पेशल असिस्टेंस फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, हायर ग्रांट इन एड एंड हायर बोरिंग सीलिंग्स फॉर द स्टेट। ये 4 चीज़ें हैं जिसके ऊपर हमारा बजट बना। एनहेंस डेवल्यूशन ऑफ द टैक्सेस एंड द ड्यूटीज, कितने टैक्सेस दिए जा रहे हैं, ड्यूटीज कैसे असाइन की जा रही हैं। स्पेशल असिस्टेंस फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, कुछ स्टेट्स को स्पेशल असिस्टेंस भी दी गई फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। हायर ग्रांट इन एड, ग्रांट्स ज़्यादा बढ़ाएगी, एंड हायर बोरिंग सीलिंग फॉर द स्टेट। जैसे पंजाब इस टाइम क्राइसिस में, तो क्या बोरिंग लिमिट्स और बढ़ाएगी, सीलिंग्स उनकी और बढ़ाएगी ताकि वो इस क्राइसिस से बाहर निकलें। सो सेंट्रल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, दैट इज राइट। तो बेसिकली ये फिस्कल फेडरलिज्म का ही पार्ट है। तो याद रखना, फिस्कल फेडरलिज्म जब भी आप लिख रहे हैं तो ये 4 चीजें आपने हमेशा कर देनी है। रादर अगर आपको एडवाइस भी मांगी जाए, ओपिनियन भी मांगा जाए, तो उसमें आपने क्या लिखना है, perfect fiscal federalism, the success of the fiscal federalism lies in enhanced devolution of the taxes and the duties, special assistance for the capital expenditure, higher grants in aid, and higher borrowing ceilings for the states when required in the circumstances। मतलब हर एक के लिए नहीं, जब जब circumstance demand करें। So special assistance to states for capital expenditure schemes impact has been overwhelming, positive prompting continued support despite the challenges और the challenge of reducing the fiscal deficit। तो हमारा टारगेट होता है कि हम क्या करें, फिस्कल डेफिसिट को रिड्यूस करें। फिस्कल डेफिसिट को रिड्यूस करने का मतलब क्या है कि जितना हमारा खर्चा है, हमारी आमदनी उतनी नहीं है, तो जो गैप है हमें बोरो करना पड़ता है, उसको हम क्या करते जाएं, रिड्यूस करते जाएं। बट अगर हमारे स्टेट्स को ही हमें इतने पैसे देने पड़ जाएंगे तो सेंटर अपना कैसे कम करेगा फिस्कल डेफिसिट के टारगेट्स को, राइट। तो ऐसे में ये बजट क्या कह रहा है कि फिर भी हमने ख्याल रखा स्टेट्स का। ओके, चलिए। So February 1, 2025, during budget speech for fiscal year 25-26, Union Finance Minister Nirmala Sitharaman unveiled an ambitious roadmap to drive and sustain Viksit Bharat. So highlighting India's growth trajectory, she emphasized that the next 5 years presents a unique opportunity, किसके लिए, सबका विकास, and fosters balanced regional development। अब you must be thinking कि सबका विकास का मतलब क्या होता है, क्या सभी विकास कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। गाइस, ये तो अब एक रिलेटिव डिबेटेबल चीज़ है, बट हमें फोकस उस चीज़ पे करना होता है कि सरकार का फोकस क्या है। हम गाड़ी की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट राइट नाउ द कार, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द ड्राइवर ऑफ द कार राइट नाउ। ओके, ड्राइवर्स आर बैड, अदरवाइज स्कीम्स और स्ट्रक्चर जो है वो हमारे बहुत बेहतर हैं। तो अब ड्राइवर्स जो है इनको बढ़िया कैसे करना है या इन्हीं को स्ट्रिक्ट करके रखना, उसके लिए अलग रिफॉर्म्स की बात हम कर सकते हैं। एनीवेज, fiscal federalism, the term fiscal federalism was coined by German economist Richard Musgrave, very important, याद रखिएगा। So what is it describing? It describes the financial relationship and resource allocation between different levels of the government in a federal system। तो ये as it is आपको definition मिल गई है। क्या बोला मैंने? as it is आपको definition मिल गई है fiscal federalism की। तो याद रखिएगा इसको कि क्या है। It describes the financial relationship and resource allocation, किसके बीच में, between different levels of the government in federal system। In India it refers to what, to distribution of the financial powers and responsibilities between center and the state government। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फिस्कल फेडरलिज्म के रिगार्डिंग, याद रखो। तो क्या कर रहा है फिस्कल फेडरलिज्म, जो मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, इट इज डिस्क्राइबिंग फाइनेंशियल रिलेशनशिप एंड रिसोर्स एलोकेशन, के दोनों के बीच में पैसों का लेन देन कैसा है, कैसे कितनी रिसोर्स एलोकेट किए जा रहे हैं, कितने दिए जा रहे हैं पैसे, क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, बिटवीन व्हाट, बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। आप अभी के लिए इतना समझिए इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में।
सो फिस्कल फेडरलिज्म इज द बैकबोन ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक गवर्नेंस, ये बात ठीक है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्लियरली डिफाइन करता है फाइनेंशियल रूल्स किसके, यूनियन के एंड स्टेट के। एंड ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारे शेड्यूल 7 में दिया गया है। यूनियनलेस, स्टेटलेस एंड कॉन्करेंटलेस रेजिडरी पावर्स आर विद द यूनियन ओनली, याद रखिएगा। एंड गुलाम भारत में जो रेजिडरी पावर्स थी वो किसके पास थी, गवर्नर जनरल के पास थी। ओके, सो ओवर द पास्ट डेकेड द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज लेड अ रोबस्ट फाउंडेशन फॉर द फिस्कल फेडरलिज्म। फिस्कल फेडरलिज्म क्या है, पैसों का शेयर करना। जैसे क्या बोला जाता है कि 32 से फाइनेंस कमीशन के द्वारा के 32 से इंक्रीज करके 42% आपको शेयर करना चाहिए, फिर वो बात करें उसके बाद 41 कर देना चाहिए एंड सो ऑन। तो ये सारा क्या है, बड़ा तो है ना, तो गवर्नमेंट इज वर्किंग फॉर दिस। सो एनहांस डेवल्यूशन ऑफ द टैक्सेस एंड ड्यूटीज टू द स्टेट, स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये हमने अभी बात की थी। तो ये सारे पिलर्स हैं जी जो होने चाहिए। देखिए यही मैं आपके साथ बात कर रहा था। Government accepted a sharp increase in the devolution from 31 to 42 as recommended by the 14th Finance Commission. 15th Finance Commission retained this principle, recommending a 41% share for the states with 1% reduction due to reorganization of the Jammu and Kashmir into Union Territory. ये recommendations were fully accepted by the state. अब 1% भी क्यों कम किया गया था, क्योंकि जम्मू कश्मीर को तो फिर यूटी की बात कर दी गई थी। Is that clear? So higher tax devolution plays a pivotal role in strengthening fiscal federalism. ये we have discussed this. So next चलते हैं पिलर पे, which is special assistance to the state. Guys ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके मेंस पर्सपेक्टिव से, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। स्पेशल असिस्टेंस टू द स्टेट्स फॉर द कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या करता है, मल्टीप्लायर इफेक्ट देता है। सपोज कीजिए आज मैं लेटर सपोज मैं 1 CR की इन्वेस्टमेंट करके कोई फैक्ट्री लगा लूँ। अब मैंने फैक्ट्री लगा दी, 1 CR मैंने इन्वेस्ट कर दिया। जब मैंने 1 CR इन्वेस्ट किया और मैंने फैक्ट्री लगा दी, मुझे नेक्स्ट रिटर्न क्या नजर आएगी इसके ऊपर, इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट आएगा। तो मेरे पास 30 लोग भी काम कर रहे हैं सपोज, इनके फर्दर घर चल रहे हैं, कुछ आउटसोर्सिंग हो रही है, उनके घर चल रहे हैं, तो फिर प्रॉफिट्स भी आ रहे हैं, फिर उससे और ग्रोथ हो रही है। सो मल्टीप्लायर इफेक्ट आपको यहाँ नजर आएगा, एनहेंसिंग द इकोनॉमीज प्रोडक्टिव capacity and driving long term economic growth. That's right. So that is the importance of the capital expenditure. Then grant and aid for the centrally sponsored scheme, जैसे different sectors में centrally sponsored schemes द्वारा grants दिए जाते हैं। एग्रीकल्चर की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना, डेवलपिंग एग्री डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम। अब आपको ना ये सारी स्कीम्स विकास पीडिया पर मिल जाएंगी, और जो योजना में आई जा रही है स्कीम, जैसे आत्मनिर्भर इम्पल्सेस, कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम फॉर वेजिटेबल्स एंड द फ्रूट्स, ये पेपर में क्वेश्चन बन के आएंगे आपको प्रीलिम्स में खास करके, तो इनको भूलना नहीं है, आपको अच्छे से याद करके रखना। रूरल डेवलपमेंट, रूरल प्रॉस्पेरिटी एंड द रेजिलियंस, जल जीवन, देन स्ट्रेंथनिंग अर्बन लाइवलीहुड, अर्बन डेवलपमेंट की बात करें, PM स्वनिधि, अर्बन चैलेंज फंड, सोशल सिक्योरिटी स्कीम फॉर ऑनलाइन वर्कफोर्स। अब ये वर्कर्स ये सारी चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए कि क्या क्या रूरल के लिए, क्या क्या अर्बन के लिए, क्या क्या एग्रीकल्चर के लिए। चौथा पिलर देखते हैं, स्ट्रेंथनिंग स्टेट्स फाइनेंसेस थ्रू एनहांस्ड बोरिंग। व्हाट इट इज, स्ट्रेंथनिंग स्टेट फाइनेंसेस थ्रू एनहांस्ड बोरिंग। So recognizing the critical role of what fiscal flexibility in state-led development, Finance Minister announced an additional borrowing provisions of 0.5% of gross state domestic product, unlocking rupees 2 lakh crore for the states. So यहाँ क्या बात की जा रही है, strengthening state finances through enhanced borrowing. So borrowing को enhance करके state के finances को क्या करने की बात की जा रही है, strengthen करने की बात की जा रही है। ये 4 पिलर्स मैंने आपको ऑलरेडी बताए, ये 4 पिलर्स आपके ध्यान में रहने चाहिए, तो आप कहीं भी इनको मेंशन कर सकते हैं, इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल, चार्टिंग इंडियाज नेक्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रंटियर। अब हमने देख लिया फिस्कल फेडरलिज्म के ऊपर बात कर ली हमने, फिस्कल फेडरलिज्म से पहले भी बजट के रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की गई थी इस मंथ की योजना के रिगार्डिंग, उसमें भी हमने बात की, जिसमें हमने देखा कि विकसित भारत का हमारा क्या प्लान है, क्या रूट है, जिसमें डीरेगुलाइजेशन को प्राइमरली हमने फोकस किया। तो आपको यही कीवर्ड्स याद रखने हैं, बस ध्यान रखना। अब देखते हैं नेक्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर क्या बात की जा रही है। सो यूनियन बजट 2025-26 जो है उसने एक एम्बिशियस विजन प्रेजेंट किया, किस लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें
अब मैं छोटी सी बात आपके साथ करूं, आपको क्या लगता है आप दिल्ली से अमृतसर जल्दी पहुंच जाए इसलिए आपको लगता है कि जीटी रोड्स बनाई जाती है? नो, नॉट रियली। गुड्स की मूवमेंट को बढ़िया तरीके से फ्लो करवाया जाए इसलिए रोड्स डेवलप की जाती हैं। सो इट इज़ नॉट कि आप जाना चाह रहे हैं, इट इज़ बिकॉज जो गुड्स हैं उनकी मूवमेंट जो है वो तेज़ हो सके ताकि इकोनॉमी फर्दर बढ़िया तरीके से मूव करे। सो देखिए, मेजर इनिशिएटिव्स इंक्लूड 1 लाख करोड़ अर्बन चैलेंज फंड, 2.2 लाख करोड़ फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग, नेशनल हाईवे नेटवर्क ग्रू बाय 60%, एंड द रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट रेरा ऑफ 2016 ब्रॉड ट्रांसपेरेंसी टू रियल एस्टेट मार्केट। तो देखो कितनी सारी चीज़ें इन्वेस्टमेंट के तौर पर की गई हैं। तो अब देखते हैं लेगेसी 2014 से लेके 2000, देखो अब है तो ये गवर्नमेंट का सोर्स ना ये मैगजीन, तो ये हमेशा गवर्नमेंट की अच्छी चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे। एंड आप भी एज अ ब्यूरोक्रेट आपको पॉजिटिविटी देखना बहुत ज़रूरी है, पॉजिटिव चीज़ों को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। जैसे लेगेसी, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोग्रेस, ये क्या चीज़ है? सो फाउंडेशन सेट बिटवीन 2014 एंड 2024 हैज़ बिन ट्रांसफॉर्मेटिव फ्रॉम 91,287 kilometers in 2014 to 1,46,145 kilometers by 2024. National highway network grew by an impressive 60%. So much important fact. कहते फैक्ट याद रखे नहीं जा सकते, ऐसे फैक्ट बिना याद रखे आगे बढ़ा नहीं जा सकता। So substantially reducing logistical expenses by 15%. So rural connectivity law, a remarkable increase in 3.74 lakh kilometer of the rural roads built under what? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, अगेन इंपॉर्टेंट ही, ठीक है ना। सो बेसिकली रोड नेटवर्क में 60% इजाफा हुआ, मतलब 60% बढ़ा। वाइल प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन सप्लाइड 1.18 करोड़ dwellings टू लो इनकम हाउसहोल्ड एड्रेसिंग अर्बन हाउसिंग शॉर्टेज। सो आवास योजना के तहत अर्बन हाउसिंग की प्रॉब्लम को सॉर्ट किया गया। एंड देन उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकार ने हमेशा फोकस किया है ताकि पुश मिल सके किस चीज़ को? इकोनॉमी को। नाउ लुक एट दिस, अगर हम बात करें शिप बिल्डिंग के बारे में तो उसके ऊपर भी गवर्नमेंट का पूरा फोकस है। एंड यहाँ आप देखिए ओनली 487 वेसल सर्व्स एज ओवरसीज स्टेज। इंडिया का जो ग्लोबल शार्प है इन शिप ओनरशिप स्टैंड्स एट मियरली 1.2 इन स्टार्क कंट्रास्ट टू ग्रीस। तो अगर ओवरऑल शिप ओनरशिप की बात करें तो इंडिया ने 2 इसके ऊपर ध्यान जरूर दे रही है इस टाइम, लेकिन अभी भी 1.2 है हमारा क्या ओनरशिप। अगर आप बात करें शिप ओनरशिप में 1.2 हमारी, 7.8 ग्रीस की, चाइना का 12.8, जापान 10.8। सो वी स्टैंड वेयर? वी स्टैंड नो वेयर राइट नाउ। शिप बिल्डिंग सिनेरियो इज इवन मोर क्रिटिकल विद इंडिया जस्ट होल्डिंग 0.07%। यहाँ पर इतनी की शिप्स बनती हैं बस ग्लोबल मार्केट शेयर, वाइल चाइना जो है वो डोमिनेट करता है 46% शिप्स। अब देखो चाइना शिप्स भी कैसे बना रहा है कि दुनिया की आधी शिप्स जो हैं वो चाइना में बन रही हैं। क्या ही हम बात कर रहे हैं और कहाँ हम खड़े हैं, कहाँ हम compete कर रहे हैं। सो इंडिया एम्बिशियस टारगेट ऑफ ब्रेकिंग इनटू द टॉप 10 शिप बिल्डिंग नेशंस बाय 2030 हम बनना चाहते हैं। अभी कितनी बना रहे हैं हम? 0.07% शेयर है हमारा। 2030 तक हम क्या कह रहे हैं कि टॉप 10 शिप बिल्डिंग नेशंस में हमारा नाम है 2030 तक। अगेन गुड, ये याद रखिएगा फैक्ट, ओके। सो नेक्स्ट देखते हैं ग्रीन बजटिंग इन इंडिया स्टेप टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात तो हमेशा की जाएगी। इफ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो डेवलपमेंट है ही नहीं। अब देखो इसकी पिक्चर में भी नेट जीरो की बात की जा रही है। सो इंडिया फाइनेंशियल ईयर 2026 बजट रीइंफोर्सेस इट्स कमिटमेंट टू क्लाइमेट गोल्स। क्लाइमेट गोल्स के बारे में बात की जा रही है। इंक्रीज फंडिंग फॉर द क्लीन एनर्जी, आपको पता है सभी को, सोलर में, विंड में, न्यूक्लियर एनर्जी में। हाँ, हम हमेशा से क्या है एक्टिव रहे हैं। एनवायरमेंटल कंजर्वेशन की बात करें तो वी हैव ऑलवेज प्लान गुड। सो बजट एम्फोसाइजेस सोलर एनर्जी। याद रखना ये सोलर एनर्जी में कुसुम स्कीम, न्यूक्लियर एनर्जी आपको पता होना चाहिए। एंड अच्छा, इवन हर घर सूर्य मुफ्त बिजली योजना के बारे में आपको पता होना चाहिए। न्यूक्लियर मिशन इज इंपॉर्टेंट। अर्बन चैलेंज फंड वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये सारे आपके प्रीलिम्स रिगार्डिंग क्या हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो आपको प्रिलिमिनरी एग्जाम में हेल्प करेंगे। So by the end of last year, India exceeded a renewable energy installed capacity of approximately 210 gigawatt and
has an ambitious target of adding 500 GW by 2030 guys. 2030 तक 500 GW, very much ambitious target. So India's consistent green policy choices, budget allocation in climate related sector and climate action enabled the country's growing stature as a leader in the climate action globally. Very much important. Now, thirst on distributed solar. So solar energy being the cheapest among the clean energy segment received a higher allocation in the budget. तो सबसे ज़्यादा किसको दिया गया है? सोलर एनर्जी को सबसे ज़्यादा हायर एलोकेशन मिली है। कारण क्या है कि चीप अमंग द क्लीन एनर्जी में सबसे चीप है और रादर चीप इसको बनाया गया है। शुरुआत में चीप नहीं थी, महंगी थी, लेकिन जब बहुत ज़्यादा काम होना शुरू हो जाता है ना किसी भी इंडस्ट्री में तो वो सस्ती होनी शुरू हो जाती है। सो लेस देन ए ईयर लॉन्च प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना प्रोग्राम लॉन्च इन February 2024। किस लिए? टू प्रोवाइड फ्री सोलर जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी अप टू 300 यूनिट्स, तो 300 यूनिट्स तक फ्री सोलर जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी। कंप्लीटेड मोर देन 6,30,000 इंस्टॉलेशंस। बहुत बड़ा नंबर है, फिर भी हम और एम्बिशियस हैं इस चीज़ को लेके। अब ये है क्या बेसिकली कि हर घर सूर्य मुफ्त बिजली योजना, जिसमें आप अपने घर में सोलर पैनल्स इंस्टॉल करते हैं और उसको ग्रिड से कनेक्ट कर दिया जाता है, तो आप एक्चुअली क्या कर रहे हो, अपनी यूज़ कर रहे हो एनर्जी जनरेट की, और उस पर आपको सब्सिडी मिलती है। द नेक्स्ट ये देखिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर्स, ये क्या है? सो दिस इज गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज इनिशिएटिव, जिसमें वो क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स इनटू नेशनल ग्रिड्स। तो नेशनल ग्रिड जहां इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होके जा रही है, फिर उसके बाद क्या किया जा रहा है, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। उसमें ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर क्या कर रहा है, वो एनर्जी सारी नेशनल ग्रिड में डाल रहा है। तो इसका पोर्शन हमें बढ़ाते जाना है धीरे धीरे, यही हमारा मकसद है। न्यूक्लियर एनर्जी मिशन फॉर विकसित भारत, अगेन इंपॉर्टेंट। ग्रीन हाइड्रोजन इज अ की टेक्नोलॉजी, इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो की है, ब्लू हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन। अब ये भी क्या है, की टेक्नोलॉजी है, यूज टू डीकार्बोनाइज द हार्ड टू डीकार्बोनाइज सेक्टर। ठीक है, सो जो हार्ड टू डीकार्बोनाइज सेक्टर है उसको भी डीकार्बोनाइज करने की बात की जा रही है। न्यूक्लियर एनर्जी अ न्यू डॉन फॉर इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी एंड ग्रीन ट्रांजिशन। So although India's clean energy sector expansion has predominantly focused on solar sector, alternative clean energy technologies are being considered to diversify its clean energy mix. So nuclear technology, which is an alternative clean energy technology, offers round the clock clean energy. That is right. Without investment in energy storage. So बिना investment in energy storage, जो nuclear energy है, that provides round the clock energy. And even Conference of Parties 28 recognize what critical role of the nuclear energy in achieving net zero target. Very important. So nuclear power capacity was 8.2 GW only by the middle of 2024 and contributed only 2.8% to the total electricity generation. अभी इतना ज़्यादा काम हमें नज़र नहीं आ रहा है न्यूक्लियर एनर्जी पर जो गवर्नमेंट है वो क्या है, फोकस्ड है कि उसको न्यूक्लियर मिशंस में, न्यूक्लियर एनर्जी में भी क्या करना है, काम करना है, विजन जो है वो बड़ा रखना है, एंड तभी जाके काम हो पाएगा। सिर्फ और सिर्फ काम सोलर एनर्जी के बेस पे नहीं होगा। और इसीलिए स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स के बारे में बात की गई, जो स्टैब्लिश करने की बात की जा रही है, एंड बजट में भी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स को पैसा दिया गया है, जिसमें समझ लीजिए न्यूक्लियर एनर्जी की ही बात की जा रही है। सो देन establishment of an urban development fund for sustainable city development. So financial year 2060 budget has announced what? The setting up of urban challenge fund to mobilize rupees 1 lakh crore for the development of the cities that have growth engine for India. So water and sanitation are major challenges for the cities. Water and sanitation क्या, they are the major challenges किसके लिए, for the cities, and the budget rightly highlight these as key focus areas for the fund. So budget incentivizes cities to develop bankable projects by offering financing support for up to 25% of the project. So ये सारा कुछ हमें क्या नज़र आता है with respect to sustainable development. So India's rapid stride in the field of solar energy. अब solar energy के ऊपर अलग से बात की जा रही है। अब 2025-26 का जो बजट है, इसने प्रोविजन किया हाईएस्ट एवर एलोकेशन। आपको पहले ही मैंने बताया रिन्यूएबल एनर्जी में सोलर एनर्जी को सबसे ज़्यादा एलोकेशन दी गई है 24,224 करोड़। तो आप अच्छे से समझिए जितने भी PSUs हैं,
विद रिस्पेक्ट टू जो सोलर एनर्जी में काम कर रहे हैं, इनके जो शेयर्स हैं वो आगे बढ़ने ही वाले हैं। ओके, चलो जो बच्चे आप में से इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए भी एक टिप होगी। सो इन हर बजट स्पीच फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस्ड द सेटिंग अप ऑफ नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन, वेरी इंपॉर्टेंट, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन टू फर्दर द मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट। So this will aim क्या, improve domestic and value addition and build our ecosystem for solar PV cells and EV batteries, motor and controllers, electrolyzers and wind turbines. So very much important, ये सारा कुछ आपको सोलर एनर्जी के लिए इंपॉर्टेंट है। सो इवन फोटोवोल्टेक सेल्स के ऊपर तो आपको PYQ में क्वेश्चन भी आया, EV बैटरीज, मोटर एंड कंट्रोलर्स, इलेक्ट्रोलाइजर्स, विंड टर्बाइंस विद हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन इक्विपमेंट एंड ग्रिड स्केल बैटरीज। सो एनीवे इसको आप इग्नोर करके ये सारी बातें याद रखिएगा, क्या क्या प्रोडक्शन के ऊपर, बिल्डिंग के ऊपर हमारी बात हो रही है। इट इज़ ट्रू दैट वी लार्जली डिपेंड ऑन इम्पोर्ट फॉर रॉ मटेरियल्स, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स एंड इक्विपमेंट्स विद रिगार्ड टू सोलर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी प्रोडक्शन। सो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो है, उसके बाद क्या हो रहा है, और ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया है इन्वेस्टर्स का ये वाले सारे सेगमेंट में। सो कंट्री हैज सेट अ टारगेट ऑफ अचीविंग 300 GW of installed solar capacity by 2030। सो ये पहले भी हमने बात की है इसके बारे में। एंड अब देख लेते हैं, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ सोलर एनर्जी इन इंडिया इन दिसंबर 2024 वाज 97,864 MW। अब बेसिकली ये नंबर आपको वैसे भी याद नहीं रहने हैं, तो आप इवन इग्नोर कर सकते हो नंबर्स को। अब वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव टू बूस्ट सोलर एनर्जी प्रोडक्शन, ये याद रखिएगा 1, ये याद रखिएगा 2, देन प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ये याद रखिएगा 3, वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट। अब ये जो स्कीम है सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 2024 में लॉन्च की गई, ये क्या कह रही है, प्रोवाइड सोलर पावर टू 1 करोड़ हाउस होल्ड्स बाय 2027, ऑफर सब्सिडीज अप टू 40% टू मेक रूफटॉप सोलर पैनल्स अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल। ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। नाउ कुसुम स्कीम, किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान। सो ये इनिशिएटिव फोकस करता है सोलराइजिंग एग्रीकल्चर पंप्स, जो एग्रीकल्चर पंप्स हैं उनको क्या किया जाए, उसको सोलर पंप्स बना दिया जाए, ताकि जो ग्रिड के ऊपर बर्डन है वो क्या किया जा सके, कम किया जा सके। ओके, देन प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव क्या है, ताकि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ किसकी, सोलर सेल्स की, मॉड्यूल्स की, जो मैंने आपको बताया सोलर एनर्जी बनाने में जिन चीज़ों का काम होता है या चाहिए होते हैं, जैसे सोलर सेल्स, मॉड्यूल्स, अदर क्रिटिकल कंपोनेंट्स, इवन PV सेल्स। सो ये सारे जो हैं प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव से कनेक्ट करके उसको किक देने की कोशिश की गई है। सो गवर्नमेंट इज एनकरेजिंग पीपल टू इंस्टॉल सोलर रूफटॉप, स्टेट गवर्नमेंट्स आर वर्किंग रैपिडली इन दिस डायरेक्शन। अब देखते हैं सबसे ज़्यादा इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कहाँ पर हमें नजर आती है। सबसे पहले राजस्थान, याद रखना एज ऑन 31 दिसंबर 2024 सबसे ज़्यादा कहाँ है, राजस्थान में, देन गुजरात में, देन तमिलनाडु, देन महाराष्ट्र। तो ये कुछ आप याद रखिएगा गवर्नमेंट का क्या है, बेसिकली याद क्या रखना है आपको, राजस्थान एंड गुजरात पता होना चाहिए जहाँ सबसे ज़्यादा बन रहा है, बाकी तो चलो मोर और लेस सब आसपास घूम रहे हैं फिर कर्नाटका तक, देन मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये सब पास पास है, देन बहुत बड़ा गैप है हरियाणा सबसे कम, पंजाब का तो कहीं नाम ही नहीं है। चलिए, सो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, it is estimating that India will achieve 34 GW or 136 GWh of battery energy storage capacity by 2030। अब ये इनिशिएटिव क्या है, aims to increase renewable energy integration into power grid। तो ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू कि व्हाट इज द प्लान, कि पावर ग्रिड के साथ कैसे हमें करना है, इसको अटैच करना है। नाउ नेक्स्ट यू हैव जेंडर बजटिंग, वेरी मच इंपॉर्टेंट। जेंडर बजटिंग का मतलब क्या है कि क्या विमेन को फाइनेंशियल इक्वालिटी मिली, क्या विमेन इक्वली पार्टिसिपेट कर सकते हैं या कर रहे हैं, क्या सोसाइटी में हमें स्पेशली विमेन के रोल को इम्प्रूव करने के लिए हर सेगमेंट में एक बजट का हिस्सा लगाना पड़ता है पैसों का, ताकि वो भी आत्मनिर्भर हो पाएँ या वो भी आगे बढ़ पाएँ या डेवलप कर पाएँ। दिस इज द क्वेश्चन। सो द प्राइमरी गोल ऑफ इम्प्लीमेंटिंग जेंडर बजटिंग हैज़ बीन टू रिड्यूस व्हाट द जेंडर गैप एंड टू empower women क्या, to recognize their own potential in breaking the barriers। so gender budgeting क्या है, it's a structured method for analyzing, क्या structured method है for analyzing how budget allocation and expenditure affects both men and the women, and it is actually focusing upon the development of the women, that is gender budgeting।
So goal of gender budgeting initiative is to include the gender specific concern and issues into the fiscal policy. So right now तो women suffer कर रहे हैं ना, so we are talking about the women. Men suffer कर रहे हैं तो we'll be talking about the men in gender budgeting only. सो वेरी मच इंपॉर्टेंट जेंडर बजटिंग का कॉन्सेप्ट, आपको पेपर में मेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है. सो इट्स अ पावरफुल टूल इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट जो क्या करता है, नैरो करता है जेंडर डिफरेंशियल्स एंड फर्दर लीड्स टू एम्पावरिंग द वुमेन थ्रू इट्स एलोकेशन इन डिफरेंट स्कीम्स. क्या बोला मैंने? जेंडर बजटिंग क्या है? इट्स अ पावरफुल टूल किसके हाथ में? इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट, जो नैरो करता है क्या, जेंडर डिफरेंशियल्स and further leads to what, empowering the women through its allocation in different schemes. So basically ये कैसे कर रहा है, ये सारा कुछ नैरो कैसे कर रहा है, ये टूल कैसे पावरफुल इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट विच इज नैरोइंग द जेंडर डिफरेंसेस. हाउ इट इज डूइंग दिस? बाय गिविंग सपोर्ट टू द वुमेन इन द बजट ओनली. ओके, सो दैट इज व्हाट इज जेंडर बजटिंग. So the goal of gender budgeting is to include gender specific concern and issues into the fiscal policy and financial management procedures of the government. Gender budgeting was first adopted by Australia in the year 1984 and then consequently by the Canada. तो ये चलो डिटेल है, इसको आप एक बार पढ़ लेना, दैट विल बी ऑल. बेसिकली मतलब क्या है वो मैंने आपको समझाया. अब हमें देखना क्या है, जेंडर बजटिंग जब हो रही है, जेंडर बजटिंग हैज़ बीन प्रेजेंटेड इन स्टेटमेंट 13 ऑफ द यूनियन बजट. ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इज द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स. Ministry of Women and Child Development is the implementing agency for gender budgeting in India. ठीक है, and next जो gender budgeting है, it is divided into two main categories. अब I mean to say पहले ये दो कैटेगरीज में थी, A B, अब तीन कैटेगरीज में है, that is A B C. पार्ट ए जेंडर बजटिंग में क्या नजर आ रहा है, विमेन सेंट्रिक स्कीम्स जिसका 100% प्रोविजन जो है टुवर्ड्स वुमेन एंड द गर्ल्स ही है. पार्ट बी में वो वाली सारी स्कीम्स हैं जिनका 30% प्रोविजन वुमेन एंड गर्ल्स के लिए. पार्ट सी में वो वाली स्कीम्स हैं जिनका 30% से कम है वुमेन एंड गर्ल्स में प्रोविजंस. ओके, सो ये तीन हिस्सों में क्या किया गया है, जेंडर बजटिंग इस बार इंट्रोड्यूस की गई है. ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए. अब हाईलाइटिंग द जेंडर बजटिंग. अब देखो मैं आपको सिंपल बात बताता हूँ, चाहे अर्बन एरियाज हैं, चाहे रूरल एरियाज हैं, चाहे टेक्नोलॉजी सेक्टर है, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर है, आई मीन टू से चाहे टर्शियरी सेक्टर है, चाहे सेकेंडरी सेक्टर है, चाहे प्राइमरी सेक्टर है, ये सारे सेक्टर्स में विमेन के रोल को एम्पावर करने के लिए वेरियस स्कीम्स हैं. एंड उन सारी स्कीम्स में विमेन को अपलिफ्ट करने की बात की गई है. क्यों की गई है? क्योंकि जो डिस्पैरिटी है उसको कम किया जा सके. बस जेंडर बजटिंग यही करती है. मैंने आपको ब्रीफ में समझाया है बिल्कुल. So the goal of gender budgeting is to use financial tools to identify and eliminate the gender specific obstacles across all sectors. So government stated goal of enhancing female participation in economic development. It is reflected in gender budget 2025 and 2024. Okay. सो न्यूली लॉन्च नमो ड्रोन दीदी स्कीम. नमो ड्रोन दीदी स्कीम क्या है कि इनको ट्रेन करना ताकि एग्रीकल्चर ड्रोन्स को क्या करें, ये ऑपरेट करें. आ सकता है पेपर में क्वेश्चन. ओके, ऐसे ही प्रधानमंत्री आवास योजना में विमेन को अपर हैंड देना, हेल्प करना, रजिस्ट्री उनके नाम पर हो. डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, तो सभी में वुमेन के रोल को एक किक दी गई है. सो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, तो ये सारी स्कीम्स है. मिशन वात्सल्य. एनीवे मैंने आपको बता दिया आपको क्या करना है. देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी बड़े इंपॉर्टेंट है. तो आपको क्या करना होता है, हमेशा देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है, कौन सी गवर्नमेंट की स्कीम्स जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ जा रही हैं, वल्नरेबल सेक्शन के लिए गवर्नमेंट की स्कीम्स कौन सी हैं, पर्टिकुलरली वुमेन एंड चिल्ड्रन, डिसेबल्ड, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ये सब वल्नरेबल सेक्शन ही है. ओके, एंड देन इसके अलावा कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं उसके साथ स्कीम्स हमारी जा रही हैं. खास करके रिन्यूएबल एनर्जी पे बहुत फोकस है, एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत फोकस है. आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं इसके ऊपर. नाउ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो बात करिए एक्सेसिबिलिटी एंड इंक्लूसिविटी पे, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है. अब देखिए असर की बड़ी पुरानी रिपोर्ट थी जिसमें बताया जा रहा था कि बच्चे क्लासेस तो ज़रूर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ वो लेट्स से अगर 5th क्लास का बच्चा है, 7th क्लास का बच्चा है, वो 3rd क्लास की बुक भी नहीं पढ़ पाता, उसको इतना भी नहीं कुछ समझ आता. सो बड़ा वो हाईलाइट हुआ था, ये रिपोर्ट भी बड़ी हाईलाइट हुई थी. उसके बाद काम भी करना शुरू किया है, लेकिन अब जो है वो बच्चे सरपास कर रहे हैं, फाउंडेशनल स्किल्स बढ़िया कर रहे हैं. नाउ दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. सो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 फोकस ऑन क्रिएटिंग और नर्चरिंग एनवायरनमेंट किस लिए, फॉर चिल्ड्रंस कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी
देखो पहले तो अंग्रेज़ों के ज़माने में जो पॉलिसीज़ चलती आई थी, अभी तक भी जब हम भी स्कूल में थे वही हमने चीज़ें देखी हैं, जिसमें हमें क्या बनाया जा रहा था, हमें क्लर्क्स बनाया जा रहा था, हमें हॉलीडे होमवर्क क्या देता दिया था। अब मतलब दिया जाता था स्कूल में कि बच्चों इसको 10 बार लिख के लाओ, इसको 5 बार लिख के लाओ। हमने घर जाना, कॉपियाँ लेनी, पहले दिन इसको लिखना शुरू कर देना, 10 बार, 5 बार, 9 बार, 8 बार। अब ये सारी चीज़ें क्या थी? ये जो सारी चीज़ें थी 10 बार, 8 बार, 9 बार, 5 बार, भाई मैं क्लर्क थोड़ी बनने आया हूँ। मैंने कोई टाइप राइटर बनना है, आई मीन टू से मैंने कोई टाइपिस्ट बनना है। सो व्हाट आर यू डूइंग? आप मुझे ये बताइए कि जाओ बेटा एक दिन झुग्गी में जाओ एंड मेक अ नोट के व्हाट इज द लाइफ ऑफ अ पर्सन इन द झुग्गीज, हाउ पीपल आर स्ट्राइविंग सोसाइटी के रिगार्डिंग, गो टू द हॉस्पिटल एंड सी व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट आर द रीजंस व्हाई सो मेनी पीपल आर देयर, उसमें से कितने एक्सीडेंटल वाले थे, उसमें से कितने लाइफस्टाइल डिजीज वाले थे, कुछ समझ आता ना। गो टू स्टॉक मार्केट, वहाँ जाके देखिए, फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर कुछ लिख के लाइए। तो ये तो रेशनैलिटी डेवलप करने की बात है, इंटेलेक्ट डेवलप करने की बात है। 4 बार लिख के लाओ क ख गो या वट एवर द, आई मीन टू से वट एवर वॉज देयर। तो अब मैं क्लर्क थोड़ी हूँ। आई होप यू गेटिंग थिंग्स। ये अंग्रेजों के ज़माने में था क्योंकि उनको क्लर्क चाहिए थे, लेकिन अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो क्या कर रही है, एनवायरमेंट फॉर चिल्ड्रंस कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट, emphasizing foundational learning and vital life skills, जैसे मैं आपके साथ जिक्र किया। सो द निपुण भारत मिशन सपोर्ट्स दिस बाय क्या कर रहा है निपुण भारत मिशन? बाय इनकॉर्पोरेटिंग क्लियर टारगेट्स, इनोवेटिव पेडागॉगीज, रूरल इफेक्टिवनेस एंड टीचर ट्रेनिंग। सो निपुण भारत मिशन सपोर्ट्स दिस कैसे? बाय इनकॉर्पोरेटिंग क्लियर टारगेट्स, इनोवेटिव पेडागॉगीज, रूरल इफेक्टिवनेस एंड टीचर ट्रेनिंग। याद रखिएगा ये सारी चीज़ों के ऊपर वो फोकस कर रहा है। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट विच इज असर रिपोर्ट हाईलाइट द सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन द फाउंडेशनल स्किल। याद रखिएगा इट हैज़ highlighted significant improvement in the foundational skill with government school demonstrating quicker progress and enrollment rates. Good, that is nice. तो यही चीज़ें यहाँ पर भी दी गई हैं कि कैसे they are developing. Now next you have agriculture engine for India's development and then प्राइम मिनिस्टर धन्य कृषि योजना। एग्रीकल्चर के ऊपर बात है, इंडिया की डेवलपमेंट में इसके रोल की बात है। इन पार्टनरशिप विद स्टेट्स थ्रू द convergence of existing schemes and specialized measures, the program will cover 100 districts with low productivity, moderate crop intensity and below average credit parameters. So to adopt crop diversification and sustainable agriculture practice augments post harvest storage at the panchayat. तो एग्रीकल्चर के बारे में बात की जा रही है इसमें कि कैसे प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, एग्री डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, डेवलपिंग एग्री डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम्स, तो कैसे इसको डेवलप किया जा रहा है। एग्रीकल्चर सेक्टर में गवर्नमेंट कैसे एम्फोसाइज कर रही है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के रिगार्डिंग, डाइवर्सिफिकेशन के रिगार्डिंग, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के रिगार्डिंग, पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज के रिगार्डिंग, इरीगेशन फैसिलिटीज़ के रिगार्डिंग, क्रेडिट अवेलेबिलिटी के रिगार्डिंग। तो ये सारी चीज़ें इस स्कीम के अंडर क्या हैं, कवर्ड हैं। दैन अगली स्कीम्स भी है जैसे आत्मनिर्भर पल्सेस, मैंने पहले भी आपको बताया कि ये सारी स्कीम्स आपको पता होना चाहिए। इम्प्लीमेंटिंग द नेशनल मिशन फॉर एडिबल ऑयल सीड्स एंड अचीविंग आत्मनिर्भर भारत इन एडिबल ऑयल्स। देन यू हैव कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम फॉर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ग्रामीण क्रेडिट स्कोर। अब ये सारी चीज़ें आपको कहाँ मदद करेंगी गाइस, आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों में क्या कर सकती हैं, हेल्प कर सकती है। अब ये देखो पीआईबी एक्सप्लेनर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपको पीआईबी एक्सप्लेनर यहाँ मिल रहा है, इसके जैसा चीज़ और क्या हो सकती है। क्यों? क्योंकि पीआईबी एक ऐसी चीज़ है जो एग्ज़ाम में आपको इतनी हेल्प करती है। किस सेंस में हेल्प करती है आपको? इस सेंस में हेल्प करती है कि पेपर जो हैं, क्वेश्चन जो हैं वो सीधा ही आते हैं एंड गवर्नमेंट ही तो ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रही है। एंड सिंस गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन दे रही है तो इट इज़ वेरी मच रिलायबल, तो आप इसको छोड़ नहीं सकते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए, दैट वॉज ऑल फॉर दिस योजना मैगजीन। मिलेंगे दोबारा अगली मैगजीन में जिसमें स्किल इंडिया वर्कफोर्स के ऊपर बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट मैगजीन होगी वो भी, एंड होपिंग टू अपलोड दैट जल्द आपके लिए। दैट विल बी ऑफ योर अप्रैल मंथ, राइट? थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।